नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी जैव प्रक्रम उत्सर्जन के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अविवाहित धमनियों का व्यास अपवाहित धमनियों से होता है। अविवाहित धमनियों का व्यास अपवाहित धमनियों से होता है। कैसा होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कम, बी ऑप्शन दे रखा है अधिक, सी ऑप्शन दे रखा है बराबर और डी ऑप्शन दे रखा है बहुत कम। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अविवाहित धमनियों का व्यास अपवाहित धमनियों से होता है। तो कैसा होता है? तो अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अविवाहित धमनी का व्यास अपवाहित धमनी से अधिक होता है, जो ग्लोमेरुलस में उच्च दाब बनाकर निस्पंदन को सुगम बनाने का काम करता है, इसलिए अधिक इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे देखेंगे, आगे 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 62 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्राशय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? मूत्राशय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मेडुला, बी ऑप्शन दे रखा है पेरिटोनियम, सी ऑप्शन दे रखा है मायोकार्डियम और डी ऑप्शन दे रखा है मेसोडर्म। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मूत्राशय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो मूत्राशय का बाहरी आवरण पेरिटोनियम कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका पेरिटोनियम इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि मूत्राशय के ऊपरी हिस्से का बाहरी आवरण पेरिटोनियम कहलाता है, जो उदर गुहा को रेखाबद्ध करने के लिए एक झिल्ली होता है, इसलिए पेरिटोनियम इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें मेडुला दे रखा है, मेडुला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेडुला तो किडनी का भाग होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमें मायोकार्डियम दे रखा है, मायोकार्डियम भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि मायोकार्डियम हृदय का मांसपेशियों का उत्तक है। मायोकार्डियम क्या है? तो हृदय का मांसपेशियों का उत्तक है, इसलिए मायोकार्डियम भी गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे मेसोडर्म, मेसोडर्म तो एक भ्रूणीय परत होती है, इसलिए मेसोडर्म भी गलत ऑप्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्राशय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पेरिटोनियम कहलाता है। पेरिटोनियम क्यों कहलाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि मूत्राशय के ऊपरी हिस्से का बाहरी आवरण पेरिटोनियम होता है, इसलिए पेरिटोनियम इसका राइट ऑप्शन है। और मेडुला गलत ऑप्शन है, क्योंकि मेडुला तो किडनी का भाग होता है। मायोकार्डियम हृदय की मांसपेशियों का उत्तक होता है और मेसोडर्म एक भ्रूणीय परत होती है, इसलिए मेसोडर्म भी गलत ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि प्रति मिनट करीब कितने रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण होता है? प्रति मिनट करीब कितने रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण होता है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है 400 से 800 ml, बी ऑप्शन दे रखा है 800 से 1000 ml, सी ऑप्शन दे रखा है 1100 से 1200 ml और डी ऑप्शन दे रखा है 1400 से 1600 ml। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रति मिनट करीब कितने रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण होता है? तो प्रति मिनट कितने रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण होता है? तो 1100 से 1200 ml निस्पंदन का कार्य पूर्ण होता है, इसलिए 1100 से 1200 इसका राइट आंसर है। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव रक्त प्रति मिनट लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन करते हैं, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए कुल रक्त का लगभग 1/5वां हिस्सा होता है, इसलिए 1100 से 1200 इसका राइट ऑप्शन है। 1100 से 1200 इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को संग्रहित करती है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को संग्रहित करती है। कौन संग्रहित करती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अविवाहित धमनिका, बी ऑप्शन दे रखा है अपवाहित धमनिका और सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों में नहीं। अब चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को संग्रहित करती है। कौन संग्रहित करती है? तो अपवाहित धमनिका संग्रहित करती है, इसलिए अपवाहित धमनिका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अपवाहित धमनिका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे ए ऑप्शन तो हमें अविवाहित धमनिका दे रखा है, तो अविवाहित धमनिका गलत ऑप्शन है और यहाँ पे सी और डी तो गलत है ही। अब अपवाहित धमनिका इसका राइट आंसर है और अविवाहित धमनिका इसका गलत ऑप्शन है। क्योंकि अविवाहित धमनिका क्या करती है? तो अविवाहित धमनिका रक्त को नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में लाती है और जहां रक्त का निस्पंदन होता है और निस्पंदन के बाद छना हुआ रक्त अपवाहित धमनिका द्वारा ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये अविवाहित धमनिका तो नहीं है। और अपवाहित धमनिका आगे की क्रिया में पेरिट्यूबुलर
कोशिकाओं का नेटवर्क बनाती है जो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया में सहायता करती है, और इसलिए यहाँ पे अपवाही धमनी का इसका राइट ऑप्शन है। तो समझ में आया। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को वापस रिपीट करके पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को संग्रहित करती है। साफ रक्त को कौन संग्रहित करती है, तो अपवाही धमनिका संग्रह करती है। अभिवाही धमनिका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिवाही धमनिका रक्त को नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में लाती है और जहां रक्त का निष्पंदन होता है, और निष्पंदन के बाद छना हुआ रक्त अपवाही धमनिका द्वारा ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाया जाता है, और अपवाही धमनिका आगे ट्यूबुलर कोशिकाओं का नेटवर्क बनाती है जो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया में सहायता करती है, जहां आवश्यक पदार्थों को वापस रक्त में भेज दिया जाता है, इसलिए अपवाही धमनिका इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 65 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से उत्सर्जन अंग है। निम्न में से उत्सर्जन अंग कौन कौन से है। यहाँ पे 1 दे रखा है त्वचा, 2 दे रखा है फेफड़े, 3 दे रखा है यकृत और 4 दे रखा है वृक्क। चारों में से करेक्ट कौन सा है, तो निम्न में से उत्सर्जन अंग है। कौन कौन से उत्सर्जन अंग है, त्वचा से पसीना निकलता है इसलिए त्वचा भी उत्सर्जन अंग है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इसलिए यह भी उत्सर्जन अंग है। यकृत यूरिया निर्माण करने का काम करता है इसलिए यह भी उत्सर्जन अंग है। और वृक्क क्या करता है, तो वृक्क मूत्र का उत्सर्जन करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे वृक्क भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 चारों करेक्ट है। तो 1 2 3 4 ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि निम्न में से उत्सर्जन अंग है। कौन कौन से उत्सर्जन अंग है, हम जानते हैं कि त्वचा पसीना निकालने का काम करती है। त्वचा से क्या होता है, पसीना निकलता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यकृत यूरिया निर्माण करने का काम करता है। और वृक्क मूत्र उत्सर्जन करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे चारों उत्सर्जन अंग है। अब आगे देखिए, आगे 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 66 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के लूप की किस भुजा में खुलती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के लूप की किस भुजा में खुलती है। यहाँ पे 1 दे रखा है आरोही भुजा और 2 दे रखा है अवरोही भुजा। अब इन दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है केवल 1 में, बी ऑप्शन दे रखा है केवल 2 में, सी ऑप्शन दे रखा है 1 और 2 दोनों में, और डी ऑप्शन दे रखा है न तो 1 में और न ही 2 में। अब चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के लूप की किस भुजा में खुलती है, तो किस भुजा में खुलती है, तो अवरोही भुजा में खुलती है, इसलिए अवरोही भुजा सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन है। तो सेकंड वाला कहा है, तो केवल 2 में, तो केवल 2 में यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के लूप की अवरोही भुजा में खुलती है, इसलिए यहाँ पे अवरोही भुजा इसका राइट ऑप्शन है। अब आरोही भुजा मत कर लेना, क्योंकि आरोही भुजा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आरोही भुजा बाद में दूरस्थ नलिका से जुड़ती है, इसलिए यहाँ पे आरोही भुजा तो गलत ऑप्शन है और अवरोही भुजा इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये 67 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से किसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। किसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। यहाँ पे 1 दे रखा है समीपस्थ कुंडलित नलिका और 2 दे रखा है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है केवल 1 में और केवल बी ऑप्शन दे रखा है केवल 2 में, सी ऑप्शन दे रखा है 1 और 2 दोनों में, और डी ऑप्शन दे रखा है ना तो 1 में और ना ही 2 में। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, तो किसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, इसलिए 1 वाला ऑप्शन कहा दे रखा है, तो केवल 1 यहाँ पे ये ए ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका की कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण क्षेत्र बढ़ाते हैं, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका इसका राइट ऑप्शन है। दूरस्थ कुंडलित नलिका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर कम या फिर अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पे दूरस्थ कुंडलित नलिका तो गलत हो जाएगा और यहाँ पे समीपस्थ कुंडलित नलिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्मांकुर तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही पाए जाते हैं, जबकि दूरस्थ कुंडलित नलिका में या तो कम पाए जाते हैं या फिर होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूरस्थ कुंडलित नलिका तो गलत ऑप्शन है और समीपस्थ कुंडलित नलिका इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 68 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 68 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क नलिका की कौन सी नलिका संग्रह नलिका में खुलती है। कौन सी नलिका संग्रह नलिका में खुलती है, यह हमें दे रखा है, और 1 दे रखा है दूरस्थ कुंडलित नलिका और 2 दे रखा है समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है 1 ए में दे रखा है केवल 1, बी में दे रखा है केवल 2
और सी में दे रखा है 1 और 2 दोनों, और डी में दे रखा है न तो 1 और न ही 2। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वृक्क नलिका की कौन सी नलिका संग्रह नलिका में खुलती है? तो कौन सी नलिका संग्रह नलिका में खुलती है? तो दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है, इसलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका 1 इसका राइट ऑप्शन है। तो 1 कहाँ दे रखा है? ये हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है, इसलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका इसका राइट ऑप्शन हो गया। समीपस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ पे सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के लूप से जुड़ती है, इसलिए यहाँ पे समीपस्थ कुंडलित नलिका गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे तो हमें ये दे रखा था कि वृक्क नलिका की कौन सी नलिका संग्रह नलिका में खुलती है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है, इसलिए ए 1 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम देखेंगे 69 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 69 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें बोमन संपुट कहाँ मिल सकता है? हमें बोमन संपुट कहाँ मिल सकता है? यहाँ पे 1 दे रखा है मांस उत्पादक के शीर्ष पर, मौस पादप के शीर्ष पर। बी दे रखा है बीजाणु जनक जीवाणु में। सी दे रखा है न्यूरॉन के सिनेप्सिस के पास, और डी दे रखा है नेफ्रॉन में। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमें बोमन संपुट कहाँ मिल सकता है? तो हमें बोमन संपुट नेफ्रॉन में मिल सकता है, इसलिए नेफ्रॉन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि बोमन संपुट नेफ्रॉन का एक हिस्सा होता है, इसलिए नेफ्रॉन इसका करेक्ट कर लिए। अब आपको ज्यादा लंबी चौड़ी लैंग्वेज को याद करने की आवश्यकता है नहीं, आप तो केवल इतना याद रखो कि बोमन संपुट नेफ्रॉन का हिस्सा होता है और जो ग्लोमेरुलस को घेरता है और निष्पंद शुरू करता है, और यहाँ मेल पी की काय का भी हिस्सा होता है, इसलिए नेफ्रॉन इसका राइट ऑप्शन है। मौस पादप के शीर्ष पर, यहाँ पे ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा। बीजाणुजनक जीवाणु में, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। न्यूरॉन के सिनेप्सिस के पास, यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और बोमन संपुट कहाँ मिल सकता है? तो नेफ्रॉन में मिल सकता है, इसलिए नेफ्रॉन डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमें 70 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस रोग को कृष्णमूत्र रोग कहा जाता है? देखिए, निम्न में से किस रोग को कृष्णमूत्र रोग कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोसूरिया, बी ऑप्शन दे रखा है पीलिया, सी ऑप्शन दे रखा है एल्केप्टोन्यूरिया, और डी ऑप्शन दे रखा है ओलिगोयूरिया। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से किस रोग को कृष्णमूत्र रोग कहते हैं? किस रोग को कृष्णमूत्र रोग कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एल्केप्टोन्यूरिया सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेनेटिक अम्ल के कारण मूत्र काला हो जाता है और इसे कृष्णमूत्र रोग कहते हैं, इसलिए एल्केप्टोन्यूरिया इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लाइकोसूरिया, ये तो गलत ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोसूरिया ये मूत्र में शर्करा से संबंधित है। और पीलिया भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि पीलिया पित्त से संबंधित है। और डी ऑप्शन दे रखा है ओलिगोयूरिया भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ओलिगोयूरिया कम मूत्र से संबंधित है। इसलिए राइट ऑप्शन तो कौन सा है? एल्केप्टोन्यूरिया इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन यही दे रखा था कि किस रोग को कृष्णमूत्र रोग कहते हैं, तो एल्केप्टोन्यूरिया को कृष्णमूत्र रोग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ग्लाइकोसूरिया ये तो मूत्र में शर्करा से संबंधित शब्द है, और पीलिया पित्त से संबंधित है, और ओलिगोयूरिया ये कम मूत्र से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ए बी डी गलत ऑप्शन है और एल्केप्टोन्यूरिया इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 71 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 2 लीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 5 लीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 140 लीटर, और डी ऑप्शन दे रखा है 180 लीटर। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्पंद वृक्क में होता है? कितना होता है? तो 180 लीटर होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक दिन लगभग 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद बनता है, इसलिए 180 लीटर इसका राइट ऑप्शन है। कौन सा राइट ऑप्शन है? 180 लीटर इसका राइट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे 2 लीटर, ए ऑप्शन में तो 2 लीटर दे रखा है, तो 2 लीटर गलत ऑप्शन हो जाएगा। 5 लीटर ये भी गलत ऑप्शन, और 140 लीटर ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक दिन लगभग 180 लीटर प्रारंभिक निस्पंद बनता है, और जिसे ग्लोमेरुलस निस्पंद दर कहा जाता है। और इसमें
99% से अधिक निस्पंद का गुर्दे की नलिकाओं में पुनः अवशोषण हो जाता है और जिससे केवल लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन उत्सर्जित होता है। यदि उत्सर्जन की बात की जाती है तो 1 से 1.5 लीटर की इसका राइट ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आरंभिक निस्पंद वृक्क में होता है। कितने लीटर आरंभिक निस्पंद वृक्क में होता है? तो 180 लीटर इसका राइट ऑप्शन है। यदि उत्सर्जन से संबंधित बात की जाती और ऑप्शन 1 या फिर 1.5 लीटर वगैरह दे रखा होता तो 1.5 इसका राइट ऑप्शन होता। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 72 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पौधों में बिंदु स्राव की क्रिया निकलने वाला द्रव होता है। पौधों में बिंदु स्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव होता है। अब बिंदु स्राव क्या होता है वो आपको पता है या नहीं पता है? अब चलो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद बिंदु स्राव के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों में बिंदु स्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव होता है। क्या होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है केवल शुद्ध द्रव, बी ऑप्शन दे रखा है केवल उत्सर्जित पदार्थ, सी ऑप्शन दे रखा है केवल अशुद्ध जल और डी ऑप्शन दे रखा है जल के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो बिंदु स्राव क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिंदु स्राव वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों की पत्तियों के किनारे या सिरे पर स्थित जल रंध्रों से केवल पानी नहीं बल्कि उसके साथ घुले हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की बूंदों के रूप में बाहर निकलते हैं। और यह कब होता है ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जड़ दाब यहाँ तब होता है जब जड़ दाब बहुत अधिक होता है, तब यह क्रिया होती है। इसलिए बिंदु स्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव कौन सा है? तो निकलने वाला द्रव कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसलिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ये हमें कहा दे रखा है? ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें क्या बोल रखा था? हमें यह बोल रखा था कि बिंदु स्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव कौन सा है। तो निकलने वाला द्रव कौन सा है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कार्बनिक का हम एग्जांपल देखें तो शर्करा वगैरह कार्बनिक में आते हैं, और अकार्बनिक में खनिज। तो ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जल के साथ निकलने वाला द्रव है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर का हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि स्तनधारियों में कौन सी रक्त वाहिका सामान्य रूप से यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा को ले जाएगा? स्तनधारियों में कौन सी रक्त वाहिका सामान्य रूप से यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा को ले जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन में हमें दे रखा है हेपेटिक सीरा, बी ऑप्शन में दे रखा है महाधमनी, सी ऑप्शन में दे रखा है महासीरा और डी ऑप्शन में दे रखा है वृक्क सीरा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? स्तनधारियों में कौन सी रक्त वाहिका सामान्य रूप से यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा को ले जाएगा? तो हेपेटिक सीरा ले जाएगा, इसलिए हेपेटिक सीरा ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाधिक यूरिया हेपेटिक सीरा में होता है, क्योंकि यकृत यूरिया निर्माण करता है, जबकि वृक्क सीरा यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है। वृक्क सीरा में यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हेपेटिक सीरा हो जाएगा। महाधमनी इसका गलत ऑप्शन है, और महासीरा इसका भी गलत ऑप्शन है, और वृक्क सीरा इसका भी गलत ऑप्शन है। तो हमें तो यह पूछा गया था कि स्तनधारियों में कौन सी रक्त वाहिका सामान्य रूप से यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा को ले जाएगा, तो यहाँ पे हेपेटिक सीरा ले जाएगा, इसलिए हेपेटिक सीरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे, आगे हम बात करते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 74 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, किस में क्षमता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कुंडलित नलिका में, बी ऑप्शन दे रखा है फेफड़ों में, सी ऑप्शन दे रखा है बोमन संपुट में और डी ऑप्शन दे रखा है मूत्रवाहिनी में। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मनुष्य में रुधिर क्षमता है, किस में क्षमता है? तो बोमन संपुट में क्षमता है, इसलिए बोमन संपुट सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि रुधिर बोमन संपुट में ग्लोमेरुलस द्वारा क्षमता है, इसलिए बोमन संपुट इसका राइट ऑप्शन है। बोमन संपुट इसका राइट ऑप्शन है। क्यों राइट ऑप्शन है? क्योंकि रुधिर बोमन संपुट में ग्लोमेरुलस द्वारा क्षमता है, इसलिए बोमन संपुट इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें कुंडलित नलिका में दे रखा है, कुंडलित नलिका में ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कुंडलित नलिका में तो पुनः अवशोषण होता है। बी ऑप्शन हमें फेफड़े में दे रखा है, फेफड़े में भी ये भी गलत ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि फेफड़े में तो गैस विनिमय का कार्य होता है। फेफड़े क्या करते हैं? गैस विनिमय का कार्य करते हैं। और कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हमें दे रखा है मूत्रवाहिनी में ये भी गलत ऑप्शन है। मूत्रवाहिनी में तो मूत्र का परिवहन होता है। मूत्रवाहिनी में क्या होता है? तो मूत्र का परिवहन होता है। और हमें तो बोल रखा था कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है, किस में क्षमता है? तो बोमन संपुट में क्षमता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन। ये 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 75 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग वृक्काणु पाई जाती है। कितने वृक्काणु पाई जाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 8 लाख, बी ऑप्शन दे रखा है 10 लाख, सी ऑप्शन दे रखा है 12 लाख
और डी ऑप्शन दे रखा है 15 लाख। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रत्येक वृक्क में लगभग वृक्काणु पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 10 लाख वृक्काणु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन 10 लाख इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां होती है, और नेफ्रॉन की संख्या उम्र के साथ कम हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 10 लाख इसका राइट ऑप्शन है। 10 लाख इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे 8 लाख ये गलत ऑप्शन है, 12 लाख ये भी गलत ऑप्शन है, 15 लाख ये भी गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन 10 लाख इसका राइट है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे 76 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सेमेटोस्टेटिन, बी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकागोन, सी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, और डी ऑप्शन दे रखा है वेसोप्रेसिन। डी ऑप्शन दे रखा है वेसोप्रेसिन। अब यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को वापस रिपीट करके पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वेसोप्रेसिन की कमी से होता है, इसलिए डी ऑप्शन वेसोप्रेसिन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस वेसोप्रेसिन की कमी से होता है, जो जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, और यहाँ अधिक प्यास और मूत्र के कारण बनता है, इसलिए वेसोप्रेसिन इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे तो हमें ये बोल रखा था कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो वेसोप्रेसिन की कमी से होता है। वेसोप्रेसिन डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सोमेटोस्टेटिन यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो गया, ग्लूकागोन ये भी गलत ऑप्शन है, और इंसुलिन ये भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 77 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, हमें 77 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? किस वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यूरिया, बी ऑप्शन दे रखा है यूरिक एसिड, सी ऑप्शन दे रखा है अमोनिया, और डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो किस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए अमोनिया सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि अमोनिया अत्यधिक विषैली होती है, और इसे निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए अमोनिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें यूरिया दे रखा था, यूरिया तो गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें यूरिक एसिड दे रखा है, तो यूरिक एसिड भी गलत ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरिया और यूरिक एसिड कम जल में भी उत्सर्जित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे यूरिया और यूरिक एसिड गलत ऑप्शन है। हमें तो यहाँ पे पूछा गया था कि अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो अधिक जल की आवश्यकता किसको बाहर निकालने में होगी? तो अमोनिया को बाहर निकालने में अधिक जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि अमोनिया अधिक विषैला होता है, इसलिए अमोनिया इसका राइट ऑप्शन है। और यूरिक अम्ल ये तो कम जल में भी उत्सर्जित हो जाते हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन हमें विटामिन दे रखा है, विटामिन तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि विटामिन तो अपशिष्ट होता ही नहीं, क्योंकि विटामिन तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए विटामिन भी गलत ऑप्शन हो गया, और अमोनिया इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब आगे देखेंगे, आगे हम बात करते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 78 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे 1A दे रखा है हमें डायबिटीज मेलिटस, बी दे रखा है अधिक पानी पीना, सी दे रखा है ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, और डी ऑप्शन दे रखा है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? कौन सा गठन का कारण नहीं है? यदि नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव आंसर देना है, पॉजिटिव वे में प्रश्न पूछा है तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है। अब यहाँ पे नहीं है ये बोला गया, तो कौन सा नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, तो अधिक पानी पीना। देखिए अधिक पानी पीना ये पथरी के गठन का कारण थोड़ी होता है। अधिक पानी पीना तो अच्छी बात है ना, अधिक पानी पीने से तो गुर्दे और भी स्वच्छ हो जाएंगे, तो जिससे पथरी का गठन थोड़ी होगा। तो यहाँ पे कौन सा कारण नहीं है यह पूछा, इसलिए अधिक पानी पीना इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि अधिक पानी पीना तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद मिलती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन हमें डायबिटीज मेलिटस दे रखा है, यह ऑप्शन गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे सी ऑप्शन हमें ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, तो यह भी गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, यह भी गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन
अधिक पानी पीना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादा पानी पीना गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद करता है, क्योंकि यह मूत्र को पतला करता है और खनिजों को बाहर निकालता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और डायबिटीज और ऑक्सलेट ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये तो इसके कारण है, क्योंकि डायबिटीज और ऑक्सलेट यदि आपको पूछा होता कि निम्न में से कौन से पथरी के गठन का कारण है, ये पूछा होता तो डायबिटीज और ऑक्सलेट इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे कारण नहीं है ये पूछा हुआ है। आपको सत्य असत्य और हाँ नहीं के बारे में विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि कौन सा कारण है ये पूछा होता है तो डायबिटीज और ऑक्सलेट इसका राइट ऑप्शन होता है, ए और सी, लेकिन यहाँ पे कौन सा कारण नहीं है ये पूछा हुआ है, इसलिए अधिक पानी पीना इसका कारण नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 79 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए 79 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित पदार्थ जंतुओं में उत्सर्जित उत्पाद है, उनमें से सबसे कम विषैला रूप चुने। सबसे कम विषैला रूप कौन सा, यह हमें चुनना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यूरिया, बी ऑप्शन दे रखा है यूरिक एसिड, सी ऑप्शन दे रखा है अमोनिया और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित पदार्थ जंतुओं में उत्सर्जित उत्पाद है, उनमें से सबसे कम विषैला रूप है। सबसे कम विषैला कौन सा है, तो सबसे कम विषैला यूरिक एसिड है, इसलिए बी ऑप्शन यूरिक एसिड इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरिक एसिड सबसे कम विषैला उत्सर्जित उत्पाद है, क्योंकि यह अघुलनशील और आसानी से उत्सर्जित होता है, इसलिए यूरिक एसिड इसका राइट ऑप्शन है। बाकी यूरिया, ये ऑप्शन हमें यूरिया दे रखा है, यूरिया तो यहाँ पे यूरिया दे रखा है, यूरिया तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अमोनिया, अमोनिया भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए यूरिया, यूरिया कैसा होता है, तो यूरिया मध्यम विषैला होता है। अमोनिया कैसा होता है, तो अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये श्वसन उत्पाद की क्रिया, इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो गलत है। अब यूरिया का मध्यम विषैला होता है और अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है, इसलिए यहाँ पे अमोनिया भी गलत हो गया, यूरिया भी गलत हो गया। और कम विषैला पूछा है तो कम विषैला यूरिक एसिड इसका राइट ऑप्शन है। अब यदि पूछा होता कि अत्यधिक विषैला कौन सा है, तो अत्यधिक विषैला पूछा होता तो अमोनिया इसका राइट ऑप्शन होता। मध्यम विषैला पूछा होता तो यूरिया इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि कम विषैला पूछा हुआ है, तो इसलिए यूरिक एसिड इसका राइट आंसर है। तो आपको देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखा है तो उन सारी की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में प्रश्न मिल जाए तो आपको गलत नहीं करना है। आपको यदि पूछ लिया जाता है, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि कम विषैला पूछ रखा है, इसलिए हमने यूरिक एसिड इसका राइट आंसर किया। यदि पूछा होता मध्यम विषैला कौन सा है, तो मध्यम विषैला के लिए यूरिया, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन यदि पूछा होता कि अत्यधिक विषैला कौन सा है, तो अत्यधिक विषैला में अमोनिया इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, अत्यधिक विषैला कौन सा है, मध्यम विषैला कौन सा है और कम विषैला कौन सा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।